हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। स्वागत है आप सभी का बेटा। तो आज की हमारी पहली क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सही सुना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाल मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। तो बेसिकली आज से ही आपको ये आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसे एक्चुअली पढ़ा कैसे जाता है और कैसे हमें अपने टॉपिक को कनेक्ट करना होता है। आइए तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। सर ये पिक्चर कौन सी है? अभी आएंगे बेटा, ये पिक्चर हमारी क्लास का हिस्सा है। ओके चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूं, नोट करेंगे, साथ साथ में अपनी नोटबुक निकाल लो। पूरे जो नोट्स क्लास में बनवाऊंगा वो नोट्स आपको अपनी नोटबुक में बनाने ही बनाने हैं। और गारंटी है उसके बारे में एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो तुमसे नहीं होगा। गारंटी होगा सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो नोट करो बेटा, लिखो, हेडिंग बनाते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंट्रो वाले पार्ट में। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स एमर्जेंस। पढ़ने का पैटर्न हमारा एकदम डिफरेंट रहेगा इस चीज के अंदर बेटा, क्योंकि एक्चुअली इकोनॉमिक्स पढ़ने का जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न को हम अपनी क्लास में फॉलो करने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या हम शुरुआत करेंगे मैक्रो क्या होता है इससे? क्या हम शुरुआत इससे करेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है? आंसर इज नो गाइस, नो नो नो। हम ये नहीं बताने वाले। पहले ये जानने के लिए कि एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसका मीनिंग रट्टा मारना रिक्वायर्ड थोड़ी है। रट्टा थोड़ी मारना, हम लोगों ने सीख के पढ़ना है, कंसेप्ट का समझना है। क्योंकि हमेशा बताया ना, इकोनॉमिक्स के पीछे रीजंस हैं तभी इकोनॉमिक्स है। तो जानने के लिए कि एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके पूरे सिलेबस में क्या है और कैसे समझा जाएगा, आपको जानना पड़ेगा इसकी एमरजेंस के बारे में। तो आज का मेरा जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल बेस को तैयार कर देगा, डैम श्योर, गारंटी। तो मैं आज सुनाने वाला हूँ कहानियां, ठीक है? कहानियां सुनेंगे और कहानी कहानी में ही सब कुछ सीख लेंगे बेटा। तो शुरुआत होती है, अभी मैं ये स्टार्ट नहीं कर रहा हूं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं एमरजेंस के बारे में। क्योंकि जानने के लिए आपको पहले पीछे जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री ही आपको डिफाइन करेगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल कंसेप्ट कहां से निकल के आया, किसने कंसेप्ट दिया, कहां से एजम्पशन पढ़ते हो, कौन सी थ्योरीज हैं, जितने भी चैप्टर है वो किस पे डिपेंडेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कहानी शुरुआत होती है, लिखो, ये कहानी है बेटा इन 1929। आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टोरी है वो शुरुआत, ये हालांकि सिलेबस का पार्ट है, मैं सोच रहा सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये कंप्लीट आपके फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस का पार्ट है बेटा, सुनना। तो एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स की कहानी स्टार्ट होती है बेटा 1929। क्या आप लोग जानते हो कि 1929 कौन सा ईयर है? क्या इस ईयर के बारे में सुनने को मिला इससे पहले कभी? हाँ सर, सुनने को मिला, कभी कभी हमने सुना है। किसी ने कहा था द ग्रेट डिप्रेशन ईयर, है ना? किसी ने कहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या बोल रहा हूं मैं ना, हर एक वर्ड का लॉजिक है बेटा। आओ समझाता हूं, स्टार्ट करते हैं। तो इन 1929 क्या हुआ बेटा, इसको, इस ईयर को एक नाम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। दिस ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। इस ईयर को ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया। सर होता क्या समझ में नहीं आया हमें, पढ़ तो हमने बहुत बार लिया बेटा, हर चीज समझ के पढ़ेंगे। इसी को एक और नाम देता हूं जो आपको आज के याद रखना, बुक में आपके पास जो नाम दिया मिलेगा वो नाम दिया हुआ है ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। एक्चुअली डिप्रेशन का मतलब ही होता है बेटा क्राइसिस, मंदी का दौर। बट एक्चुअली आज वहीं से हमारा बेस स्टार्ट होने वाला है। ईयर चेक कर लो 1929, रियल स्टोरी है, समझते हैं। सर इसी को बोलते हैं द ईयर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। आई एम राइटिंग द वर्ड, साथ साथ में नोट बनाते रहो बेटा। द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, वन बाय वन सभी कंसेप्ट सीखेंगे। अभी मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं किया जैसे नॉर्मली स्टार्ट करते हैं आप लोग, आपको स्टार्ट करना चाहिए यहां से इस पार्ट को। तो एक्चुअली होता क्या है 1929 में बेटा, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब दुनिया भर में मंदी आई थी। बट क्या कोई मुझे आप में से सोच के बताएगा, सोचो दिमाग लगाओ, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइसिस? वर्ड समझते हैं ना, अगर लिखा है तो समझ में भी आना चाहिए। कंसेप्ट तो उसी को बोलते हैं, रिमेंबर। कंसेप्ट का मतलब ही क्या है, जब रीजन हमारे पास में होंगे। तो बताओ मुझे, क्या आपको इसका मतलब पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइसिस? सर हमें तो पता है, कुछ कुछ पता है, कुछ नहीं पता। तो आओ बात कर लेते हैं बेटा। आज के बाद नॉर्मली जब भी बच्चों को बोलते हैं क्राइसिस या डिप्रेशन क्या होता है, तो इस वर्ड को डिफाइन नहीं कर पाते हैं ना, डिफाइन नहीं कर पाते। तो आज के बाद याद रखना, क्राइसिस को नॉर्मली बच्चे हिंदी में याद रखते हैं मंदी बोलते हैं, मंदी। रिमेंबर, डिप्रेशन मतलब आपके डाउनफॉल आ गया, मंदी आ गई। लेकिन एक्चुअली व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ क्राइसिस इन एक्चुअल सेंस, बात करते हैं। याद रखना, क्राइसिस का मतलब मेरे लाल क्या होता है, याद रखना, जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर, जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर, उस इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन
इकोनॉमी के अंदर क्या बोल रहा हूं, सुनते रहना ध्यान से। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, वन बाय वन। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं 4 वर्ड मैंने यहां यूज किए मेरे डाल, समझना। आज आप एक्चुअल में जानोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, समझना। जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर 4 फैक्टर बोले मैंने, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जब ये चारों किसी इकोनॉमी के अंदर गिरने शुरू हो जाएं, इन चारों का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, गिरना, डिक्रीजिंग रेट, जब ये चारों किसी भी इकोनॉमी के अंदर गिरने शुरू हो जाए बेटा, उसे कहते हैं क्राइसिस, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन। याद करो, इवन अभी कुछ साल पहले ही हमारे पास जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के टाइम पे चेक करो, क्या प्रोडक्शन नहीं गिरा था क्या? जब गवर्नमेंट ने सारे प्रोडक्शन को बंद कर दिया था, सामान बनना बंद हो गया था, तो क्या एम्प्लॉयमेंट था? सर नहीं था, रोज लोग बेरोजगार हो गए थे। सर इनकम थी, जब काम ही नहीं था इनकम कहां से होगी? जब इन खर्चे थे, सर जब इनकम नहीं खर्चे कहां से होंगे? तो कहने का मतलब क्या था, ये चारों चीजों का लगातार गिरना ही क्राइसिस कहलाता है, डिप्रेशन कहलाता है। इसका मतलब सर हमारी इंडिया ने अभी दोबारा फेस किया? आंसर इज यस गाइस, अभी अभी रिसेंट में इंडिया कोविड के टाइम पीरियड पर ये क्राइसिस वाली कंडीशन फेस करके आई है। नंबर 1, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आई, हमने एक वर्ड लिखा, वर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, तो दूसरा वर्ड निकल के आता है इकोनॉमिक, जो नॉर्मली जब आपका माइक्रो वाला पार्ट मैं आपको लूंगा, सैटरडे वाले पार्ट को, सैटरडे संडे को, तो वहां पे आप माइक्रो वाले पार्ट में बताऊंगा कि एक्चुअली देयर आर 4 गोल्डन वर्ड्स, देयर 4 गोल्डन वर्ड्स जो इकोनॉमिक्स में आते हैं। पहला वर्ड है बेटा इकोनॉमिक, जो मैंने ऊपर वर्ड लिखा, द सिमिलर वर्ड बट मीनिंग इनका डिफरेंट होता है। वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? ईच एंड एवरीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, हर वो चीज जिसको आप पैसे में मेजरमेंट कर सकते हो, दैट थिंग इज नोन एज इकोनॉमिक। नंबर 1। नंबर 2 इज कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी इसको बोलते हो। इकोनॉमी एंड कंट्री, दे आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। इकोनॉमी का हम हिंदी मीनिंग बोलते हैं अर्थव्यवस्था, रिमेंबर, कंट्रीज कॉल्ड देश, लेकिन होता क्या इकोनॉमी? इकोनॉमी का मतलब होता है ओनली दैट पार्ट ऑफ ए कंट्री व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टर्म, रिमेंबर, इन मनी, रिमेंबर, उसे कहते हैं इकोनॉमी का पार्ट। तो 2 वर्ड तो ये होते हैं। तीसरा वर्ड होता है इकोनॉमिक्स, जो आप पढ़ोगे अपने पास में, इसका डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स का मेन बेस क्या है, फंडामेंटल बेस क्या है। जिन बच्चों को अभी भी डाउट रहता है कि सर इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमें आज तक क्लैरिटी नहीं मिल पाया, मैं बेटा एक सिंगल मीनिंग से आपका कंप्लीट जो माइक्रो वाला पार्ट होता है वो पूरे डिटेल में समझा दूंगा आपको, ठीक है। अभी बात करते हैं, इसके ऊपर आते हैं। तो वर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक मतलब सर आर्थिक की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है। तो चेक करो, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, क्या ये सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है क्या? है ना? बोलो हाँ सर है। तो एग्जैक्टली अब हुआ क्या, वर्ड है वर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो सुनो मेरे लाल, कहानी क्या है? ये कहानी है जब दुनिया भर के अंदर आर्थिक मंदी आई थी, दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई थी, वो ईयर था 1929। उसकी कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं तो और आइडिया मिला आपको। ये वो पिक्चर है, रियल पिक्चर्स है बेटा, उस टाइम की रियल पिक्चर्स, चेक कर पा रहे हो? मैंने, ये पिक्चर रियल है, इवन यू कैन गूगल इट। आप गूगल करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। सर एक्चुअल में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई थी, इसका रीजन देखो, दिख रहा है, जॉबलेस मैन कीप गोइंग, वी कांट टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, हम खुद का ध्यान रख पा रहे। रिमेंबर कितना बड़ा, इवन कहते हैं इटली के जो क्राउन प्रिंस था उनको भी मारने की कोशिश की गई थी उस टाइम पे। अगर आप पीछे और देख पाओगे, लोगों की हालत ऐसी थी उस वक्त पर। अब बताओ, मैंने जो वर्ड आपको बोला, जब किसी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा क्या? सर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मतलब लोग बेरोजगार तो होंगे ही ना। और ये रियल सिनेरियो उस टाइम पर हुआ था। लाखों करोड़ों लोग रोड पर आ गए थे काम मांगने के लिए, पैसा नहीं था उनके पास, पैसा नहीं था, खत्म हो गया था, खाने पीने का सामान भी नहीं था। तो दैट रियल सिनेरियो, उसी से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी स्टार्ट होता है बेटा। आओ तो और डीप में जाएंगे, समझेंगे वन बाय वन हर स्टेप को। तो क्या हुआ, why I'm using the word economic crisis या ग्रेट डिप्रेशन क्यों बोलते हैं? रीजन इज बेटा, इवन द डेवलप्ड नेशन, जो कि डेवलप्ड नेशन है, वो भी इस टाइम पीरियड के ऊपर खुद को इस क्राइसिस से नहीं बचा पाए थे, नहीं बचा पाए थे, नहीं बचा पाए थे। मतलब हर एक इकोनॉमी के अंदर, यूके, यूएस, मैक्सिको, ब्रिटेन, सब में क्राइसिस का दौर आया था, सब में यही हालत थी। नंबर 1। तो क्या बोला सर, क्या बोलेंगे? इवन, क्या बोलूंगा? वर्ड मतलब क्या है? इवन, नोट करते रहो, इवन द डेवलप्ड नेशन, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमी थी, वो भी इससे अफेक्टेड थी। डेवलप्ड नेशन क्या था? वाज आल्सो अफेक्टेड,
वो भी इससे बच नहीं पाई थी। कौन सी? लाइक यूएस, यूके। अच्छा सर ऐसा? हाँ बेटा एग्जैक्टली। यूएस, यूके जो भी पढ़ रहे हो उसके पीछे रीजन है, लाइक पूरी कहानी चलेगी। यूएस, यूके, यूएस, जर्मनी, मैक्सिको, ये सारे उस टाइम के डेवलप्ड नेशंस थे, ये भी नहीं बच पाए। तो सोच के देखो, इंडिया जैसी इकोनॉमी जो 1929 में अंडर द ब्रिटिश रूल थी, क्या वो बच पाई होगी? उसका तो बात ही नहीं कर सकते। जब डेवलप्ड नेशन नहीं बच पाए तो इंडिया जैसी इकोनॉमी कहां बच पाई होगी? तो पहला मीनिंग समझना क्या बोल रहा हूं। 1929 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आया। क्राइसिस का मतलब होता है जब डाउनफॉल होता है प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर के अंदर। अभी तो कहानी शुरू होगी, मजा आएगा पढ़ने का, देखना सुनना कहानी को। अब क्या हुआ, इन सारी इकोनॉमीज के अंदर क्राइसिस वाली कंडीशन आ चुकी थी। अब यहां से आपको एक नया कंसेप्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला? सुनना। एक बात सोचो, जब किसी पर्सन को कोई चोट लगती है, सुनना, जब किसी पर्सन को कोई चोट लग जाती है, मेरे हाथ पे लग गई, अब बताओ, अब अगर हाथ पे लग गई तो मैं कहां जाऊंगा? बताओ, मंदिर चला जाऊं? नहीं सर। कहां जाऊंगा बताओ? सर डॉक्टर के पास जाओगे। तो सेम जब इकोनॉमी क्राइसिस वाली कंडीशन को जूझ रही होती है, झेल रही होती है, तो उस वक्त पर वो कहां जाएगी? उन इकोनॉमीज के पास कौन सा ऑप्शन होता है जहां वो जाएंगी? द आंसर इज इकोनॉमिस्ट। जो फोर्थ वर्ड था हमारा, इकोनॉमिस्ट इज टर्म्ड एज दोस पर्सन जो स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। रिमेंबर, किसी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इश्यूज को स्टडी करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, दोस पर्सन आर नोन एज इकोनॉमिस्ट। रिमेंबर दैट। तो कहने का मतलब क्या हो मेरे भाई? सिंपल सी बात, क्राइसिस वाली कंडीशन में इन इकोनॉमीज के पास में अब ऑप्शन था कि कहां जाएंगे। ऑप्शन था कि चलो चलो चलो, अब तो हमारे पास में हमें इकोनॉमिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो क्या आप आइडिया लगा पाओगे यहां से? देखो वर्ड सुनना, वहां वर्ड लिखा इकोनॉमिक, रिमेंबर, यहां लिखा मैंने इकोनॉमिस्ट की बात की, यहां लिख रहा हूं इकोनॉमिस्ट, वर्ड डिफरेंट है बेटा। तो बताओ मुझे, अब बताओ, उस वक्त पर जो इकोनॉमिस्ट थे, उस वक्त पर जो इकोनॉमिस्ट थे, लाइक एडम स्मिथ की बात कर रहा हूं, एल्फ्रेड मार्शल की बात कर रहा हूं, रॉबिन्स की बात कर रहा हूं, वो जो इकोनॉमिस्ट थे बेटा, उन इकोनॉमिस्ट को क्या नाम दोगे आप लोग? सोचो, लगाओ दिमाग। आपने अक्सर इकोनॉमिक्स में दो वर्ड सुने होंगे। एक वर्ड सुना होगा क्लासिकल इकोनॉमी, एक वर्ड सुना होगा मॉडर्न इकोनॉमी। बट कभी भी डिटेल में उसमें नहीं गए, डूबे नहीं, क्योंकि एक्चुअली डूबोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा बेटा। तो कहानी की शुरुआत यहां से यहां तक पहुंची। इन इकोनॉमिस्ट को एक्चुअली जानना था कि हमारे पास में क्राइसिस क्यों हुआ, इकोनॉमी के अंदर क्राइसिस क्यों हुआ, और इसे ठीक करने का सॉल्यूशन क्या था। इसके लिए कहां गए ये लोग? गए थे बेटा इकोनॉमिस्ट के पास। वहां जाके बोले, अरे भैया हमें बता दो, हमारी इकोनॉमी लगातार डूब रही है, क्या करें, क्या सॉल्यूशन दो, कुछ तो बताओ, अपना मुंह खोलो, कुछ तो बताओ। अब क्या थे जो इकोनॉमिस्ट उस समय पे थे, उनको बोलते हैं बेटा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्या बोलते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। द टू वर्ड। 1929 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, 19 बिफोर 1929 जो इकोनॉमी प्रिवेल कर रही थी, दैट वाज नोन एज क्लासिकल इकोनॉमी। और क्लासिकल इकोनॉमी किसको कहते हैं? एक ऐसी इकोनॉमी जो कि बेस्ड होती है उनकी थ्योरीज ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी जो होती है, जो आप पढ़ रहे हो, माइक्रो वाला पार्ट पढ़ते हो ना, स्टार्टिंग वाला बेस, वो इसी का पार्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पास पहुंचे। अब समझना, यहां से तो भैया बवाल हो गया। बवाल क्या हो गया? यहां से एक्चुअली क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बाद जब पहुंचे, तो यहां से जब उन्होंने रीजन पूछा कि यार बताओ हमें, हमारी इकोनॉमी ये क्राइसिस क्यों झेल रही है, क्यों झेल रही है, क्यों हमारी कंट्री में, क्यों हमारी इकोनॉमी में ऐसी नौबत आ चुकी है, ऐसी नौबत आ गई है, हमें बचाओ इस चीज से। अब पता क्या हुआ? वहां से मामला ठीक नहीं हुआ, और बिगड़ गया, और बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा दिखाता हूं, चलो बात कर लेते हैं। अब सुना, जहां से मैंने चेंज छोड़ी है, अब हुआ क्या बेटा, जब ये सारी इकोनॉमी कहां पहुंची? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास पहुंची। सुनते रहना हर बात को, तुम बस सुन लो, समझाना मैं अपने आप दूंगा आप लोगों को कंसेप्ट। पूरा पूरा सुनना जरूरी है, तभी आपको एंड तक पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। वापस भी आएंगे लौट के हम दोबारा, ठीक है? सुनना, जब ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास पहुंचे, उनके पास पहुंचे और अपनी कहानी सुनाई, तो वहां पर क्या हुआ? अब सुनना, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या होती है, इनकी जो थ्योरी होती है बेटा, दैट थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉन्ग रन। सुना है वर्ड आपने? यहां पर आज की क्लास से आपको एक कंसेप्ट नहीं, पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट देने वाला हूं आपको, ध्यान रखना। सुनना, क्लासिकल इकोनॉमिक्स किन्हें कहते हैं बेटा? जिनकी थ्योरी बेस्ड ऑन लॉन्ग रन, जो बिलीव करते हैं लॉन्ग रन के ऊपर। सर लॉन्ग रन बोले तो याद करो, वर्ड सुनते हो, लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग रन मींस वेयर ऑल द फैक्टर्स, जहां सारे के सारे फैक्टर्स, फैक्टर मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं?
आर ऑफ वेरिएबल नेचर, जहां सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल नेचर के होते हैं, मतलब जिन्हें चेंज किया जा सकता है। सर मतलब कौन कौन से, सुनना। चेन, देखो चेन इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा फंडामेंटल बेस क्या है पता है, पढ़ने में तरीके में क्या है, आपके पास आपको चेन को फॉलो करना होगा। अगर चेन याद रहेगी, स्टोरी याद रहेगी, डैम श्योर एक सिंगल पार्ट भी आपको ऐसा नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। तो वर्ड समझते हैं क्या हुआ। अब वहां पर जब क्लासिकल इकोनॉमी से पहुंचे, तो कौन थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वो लोग जिनकी थ्योरी क्या थी, लॉन्ग रन पे बेस्ड थी। अब बताओ सोच के, जिन लोगों की थ्योरी ही लॉन्ग रन पे बेस्ड है, तो वो आपको सजेशंस भी क्या देंगे, सोचो सोचो। जिस डॉक्टर के पास मैं गया, वो बेचारा पुराना डॉक्टर था, पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, ऐसे सीखा हुआ था, बताओ तो वो मुझे ट्रीटमेंट वैसा देगा नहीं देगा। हाँ, वही हुआ इन इकोनॉमिक्स के साथ। 1929 में कहानी शुरू हुई और फाइनली जब इनके पास पहुंचे, क्योंकि उस टाइम पे वही लोग अवेलेबल थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने रिकमेंड किया कि भैया लॉन्ग रन कंसेप्ट फॉलो करो। इकोनॉमिक्स में क्या बोला, लॉन्ग रन कंसेप्ट फॉलो करो, विच मीन जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब ये हुआ बेटा कि फैक्टर मतलब कि आपकी इकोनॉमी में फैक्टर कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, देखना तुम्हें सारे कंसेप्ट पूरे मैक्रो के आज निकल के आ जाएंगे आपके पास में। तो फैक्टर प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनका कहना था कि भैया ये वेरिएबल नेचर की है। और यही बात उन्होंने उन को किसको, उन डेवलप्ड नेशन को बताया कि देखो भैया इन सबको चेंज किया जा सकता है, ये सारे के सारे वेरिएबल नेचर के हैं, इन्हें बदल सकते हो। और वही थी सबसे बड़ी भूल, वही थी सबसे बड़ी भूल। और हुआ क्या, समझना क्या बोल रहा हूं, समझना, मैं तुमसे पूछता हूं कंसेप्ट समझना। एक इकोनॉमी जो ऑलरेडी डाउन जा रही है, डाउन मतलब जिसके अंदर प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट डाउन जा रहा है, इनकम कम हो रही है, खर्चे नहीं हो पा रहे हैं, खर्चे नहीं है तो डिमांड दोबारा नहीं होगी, तो प्रोडक्शन दोबारा और कम हो रहा है, लगातार इकोनॉमी डाउन जा रही है। और ऐसी इकोनॉमी को कोई ये सजेस्ट करे कि काम करो, तुम अपनी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लैंड का पार्ट है ना प्रोडक्शन करने के लिए, उसे चेंज कर सकते हो। तुम अपनी इकोनॉमी के अंदर लेबर को ना कम ज्यादा कभी भी कर सकते हो, अपनी इकोनॉमी में कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा कर सकते हो। सोचो, इज इट प्रेफरेबल? क्या मुझे बताओ, क्राइसिस वाले टाइम पीरियड पर इन फैक्टर्स को, वेरिएबल समझ में आता है, बट फिक्स फैक्टर को भी चेंज करना, फिक्स फैक्टर को भी चेंज करना, दैट मींस जो लैंड और कैपिटल पढ़ते हैं ना हमारे पास में सर, फिक्स फैक्टर मतलब जो फैक्टर प्रोडक्शन के साथ चेंज ना हो, रिमेंबर, वेरी फैक्टर जो चेंज हो जाए। तो यहां तो ये लोग बोल रहे हैं सारे के सारे क्या थे, वेरिएबल एज पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने सजेशन दिया कि क्यों ना तुम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी लैंड को बढ़ा दो, जब लगे तो कम कर दो। कैन यू प्लीज टेल मी, वेरिएबल डिसीजन देना, ये कहना कि तुम क्राइसिस वाले पार्ट में इन चीजों को चेंज कर सकते हो, और वही उन लोगों ने किया, वही उन नेशंस ने, उन इकोनॉमीज ने 1929 में किया। उन्होंने अपने फैक्टर्स को चेंज किया, वो भी कौन से, फिक्स फैक्टर भी चेंज करने की कोशिश की। और हालत क्या हुई, सोचो ना, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जब मंदी का दौर है, घर में खाने को नहीं है, एंड यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, सोचो इज इट प्रेफरेबल? आंसर इज नो सर, प्रेफरेबल तो नहीं है। तो हुआ क्या पता है, हुआ ये बेटा कि 1929 में जो क्राइसिस का लेवल था, आई कैन यूज द वर्ड, 1929 में द लेवल ऑफ क्राइसिस जो चल रहा था बेटा, वो पहले से ज्यादा बढ़ गया। मतलब जिस रफ्तार से प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर गिर रहे थे, अब उनकी रफ्तार और तेज हो गई थी, और फाइनली क्राइसिस का लेवल और ज्यादा बढ़ गया। और ये कहानी एक साल तक नहीं चली, सुनना, ये रियल स्टोरी सुना रहा हूं आपको मैं। ये स्टोरी सिर्फ एक साल 1929 की नहीं थी, 1929 वाज द ईयर जहां स्टार्टिंग हुई थी। ये कहानी चली बेटा अप टू 1933, अप टू 1933, 1929 से लेके 1929 टू 1933 ये इकोनॉमीज इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बातें मानती रही और लगातार अपने क्राइसिस के लेवल को बढ़ाती रही। और फाइनली कंडीशन ऐसी आ गई, व्हाई 1933, सुनो ध्यान से, ये भी सुन लो, रीजन सुनो, रीजन समझ में आएगा तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। इकोनॉमिक्स में रीजन नहीं, कंसेप्ट नहीं होता बेटा, ध्यान रखना। रीजन समझ में आएंगे तभी इकोनॉमिक्स याद भी रहता है और लिख भी पाते हो आप, सुनना। तो 1929 से जब ये चलता रहा, 29, 30, 31, 32, 33 तक पहुंचे, तो फाइनली इकोनॉमी ने हाथ जोड़ लिए, बोला भैया हमको माफ कर दो, हमें बख्श दो, तुम्हारी बात मानकर तो हम कहीं के ना रहेंगे,
लगातार क्राइसिस का लेवल बढ़ रहा है, मतलब मंदी कम नहीं हो रही है, मंदी कम होने का नाम ले नहीं रही है, लगातार ये इंक्रीजिंग रेट पे जा रही है। तुम रहने दो भैया, हमें माफ कर दो, हम जैसी हालत में जो हमारे पास है हम उसी में शांत हो जाएंगे। और फाइनली इन इकोनॉमीज ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के आगे हाथ जोड़ लिए, बोला भैया तुमसे ना हो पाएगा, इनको बोले तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो डुबो के मानोगे, तुम तो यही नहीं बता पा रहे कि क्राइसिस हुआ क्यों। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ था एक्चुअली, और समझना। 1933 के अंदर इन इकोनॉमीज ने क्या किया, हार मान ली और बोले भैया सिंपल सी बात, हमारे बस की नहीं है, तुम नहीं बता पाओगे। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात समझना, दो बातें और पूछूंगा। क्लासिकल इकोनॉमी जिनकी थ्योरी थी लॉन्ग रन, उनका मानना था भैया कि आप इकोनॉमी के अंदर कभी भी चेंजेस कर सकते हो, चाहे क्राइसिस का दौर हो तब भी कर सकते हो। तो इनका बड़ा रीजन समझना, दो रीजन दे रहा हूं, समझना ध्यान से। पहला रीजन, अब मैं जो बताने वाला हूं वो अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट, लेकिन एक्चुअली पूरा सिलेबस का पार्ट है, आपके हर पार्ट को कनेक्ट करेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? बताओ मुझे कि यहां तक स्टोरी समझ में आई आप लोगों को कि 1929 से 1933 तक इनकी बात मानते रहे और क्राइसिस चलता रहा। और सुनना, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ना सिर्फ लॉन्ग रन में बिलीव करते हैं, बल्कि ये लोग बिलीव करते हैं बेटा ओपन इकोनॉमी के ऊपर। सुनना क्या बोल रहा हूं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी होती है बेटा, वो सिर्फ लॉन्ग रन पर नहीं बल्कि ओपन इकोनॉमी पर भी बेस्ड करती है। सर ये क्या होता है, वो पहली बार सुन रहे हैं हम। बेटा ओपन इकोनॉमी किसे कहते हैं, ऐसी इकोनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में इकोनॉमिक रिलेशन होता है, विच मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट। समझ रहे हो? एन इकोनॉमी विच इज हैविंग, क्या बोलेंगे, विच इज हैविंग इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब्रॉड के साथ में जिसके इकोनॉमिक आर्थिक संबंध होते हैं। आर्थिक संबंध क्या होता होगा, अब्रॉड से क्या मिलेगा, या तो एक्सपोर्ट कर रहे हो इंपोर्ट कर रहे हो। तो ये लोग बिलीव करते रहे किस पे, ओपन इकोनॉमी। तुम मुझे सोच के बताओ, कोई इकोनॉमी ऑलरेडी डूब गई है, जो लगातार जिस इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम सब कुछ गिर रहा है, उस इकोनॉमी को तुम ये सजेस्ट करोगे कि तुम एक्सपोर्ट करो? सोचो, क्या तुम उस इकोनॉमी को ये सजेशन दोगे कि तुम ओपन इकोनॉमी फॉलो करो, कि हाँ हाँ घर में खाने को हो या ना हो बाहर एक्सपोर्ट कर दो? बोलो नहीं सर कैसी बात करो। लेकिन इन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बेटा इन लोगों को ये सजेस्ट किया, इन इकोनॉमिस्ट को ये सजेस्ट किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्राइसिस, सजेस्ट किया। दूसरा रीजन था जो क्राइसिस को बढ़ाने में रीजन बना, नंबर 2। नंबर 3 खत्म नहीं हुआ बात, सुनो। पहला रीजन क्या, लॉन्ग रन। सेकंड रीजन क्या, भाई ओपन इकोनॉमी मतलब अब्रॉड के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, करते रहो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, आगे इतना काफी नहीं था, और सुनो, इनका मानना एक और था, थर्ड बोल रहा हूं। ना सिर्फ इतना, सबसे बड़ी भूल तो यहां पर हुई कि प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर। अब सुनना जो आज तुम्हें कंसेप्ट देने वाला, नया कंसेप्ट, which will be part of your aggregate demand aggregate supply वाला टॉपिक पार्ट बनेगा। इवन इन द नेक्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम का भी हिस्सा बनने वाला है। सुन लो, एक और गलती जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने की अपनी इन इकोनॉमीज को सजेशन देने में, सजेशन में क्या बताया, एक और बात बताई कि लॉन्ग रन फॉलो कर लो, ओपन इकोनॉमी फॉलो करो। एक और बोला भाई ये सारे के सारे फैक्टर आपस में अलग अलग है। क्या बोला मैंने, बोला कि भैया प्रोडक्शन अलग है, एम्प्लॉयमेंट अलग है, इनकम अलग होती है, एक्सपेंडिचर अलग होता है। सर ये बात तो हम भी मानते हैं, ऐसा ही होता है। नहीं होता बेटा, नहीं होता। सुनो, यहीं से सीखना, आप लोगों ने यहीं से सीखना है। एक्चुअली जो चारों वर्ड हमें अलग अलग दिख रहे हैं, उन सबको अलग अलग ट्रीट कर रहे थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अलग अलग ट्रीट कर रहे थे। तुम सोच के देखो, मैंने अभी तुमसे एक बात पूछी, किसी इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होगा, सुनने क्या बोल रहा हूं, किसी इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होगा बेटा उतना ही तो एम्प्लॉयमेंट होगा। द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल डिसाइड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बोलो यस और नो, हाँ है ना? हाँ सर। जब काम मिलेगा, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसाइड द लेवल ऑफ इनकम। बोलो यस और नो, हाँ सर। जो जितनी इनकम होगी उतना क्या होगा, खर्चा होगा, और जितना खर्चा होगा वही घूमकर दोबारा क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्शन में कन्वर्ट होगा। क्योंकि रीजन इज डिमांड करोगे तभी तो सामान बनेगा, प्रोडक्शन। तो ये गलती थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, जिन्होंने माना कि सारे फैक्टर क्या हैं, आपस में अलग अलग हैं, इसलिए उन्हें ट्रीट करने का तरीका भी वो लोग अलग अलग बना रहे थे। और ये सेम प्रॉब्लम इंडिया में भी हो चुकी है, बट अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आगे बात करता हूं। अब बताओ ये प्रॉब्लम बताना, तो अब बताओ इन प्रॉब्लम का जब वो सोल्यूशन नहीं कर पाए, क्या बोला कि ऑल द फैक्टर्स क्या है, दोज आर डिफरेंट, वो सारे अलग अलग हैं, वो सारे अलग अलग। बताओ अब सारी इकोनॉमी को अगर एक जैसा सॉल्यूशन बांटते फिरोगे
तो क्या उस कंडीशन में एक क्राइसिस बढ़ेगा या गिरेगा? सर बढ़ेगा। और वही हुआ बेटा 1929 से लेकर 1933 तक इन सारी इकोनॉमीज ने एक भय बढ़ते हुए ग्रोइंग क्राइसिस को झेला और फाइनली हाथ जोड़ लिए। क्योंकि रीजन इज क्या बोलते हैं, इसलिए लिखा जाता है, बाकायदा बोला जाता है कि भैया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फेल टू डिफाइन द रीजन। क्योंकि इकोनॉमी जानना चाहिए थी, रीजन तो बता दो, क्यों डूबे हम लोग, क्या हुआ रीजन, रीजन नहीं बता पाए, रीजन नहीं बता पाए। ये लिखा जाता है, क्या बोलता हूं मैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नोट करना बेटा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फेल्ड, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फेल हो गए, इकोनॉमिस्ट फेल टू डिफाइन द रीजन, ये रीजन ही नहीं बता पाए, फेल टू डिफाइन द रीजन बिहाइंड द क्राइसिस, द रीजन बिहाइंड द क्राइसिस। हमारी बुक के अंदर सबसे बड़ी पता प्रॉब्लम क्या मिलती है, जानते हो, बताता हूं मैं, सुनना ध्यान से। कंटेंट तो दिया है बट डिस्क्राइब नहीं किया, इसीलिए बच्चों का कनेक्शन बिल्टअप नहीं हो पाता कंटेंट के साथ में। एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा, स्किप हो जा रहा है। नाम दिया है थ्योरी का, केन्जियन थ्योरी की बात की है, जेएम कीनीज की बात की है, बात कर रहा है लेकिन समझा नहीं रहा, इसलिए वो कंटेंट एक चेन में समझना रिक्वायर्ड है। तो अभी तो कहानी चल रही है, अभी आगे बढ़ेगी। क्या बोला, वो फेल हो गए बेटा, रीजन बिहाइंड द क्राइसिस, क्राइसिस के पीछे जो वास्तविक रीजन था वो लोग डिफाइन नहीं कर पाए और फाइनली हाथ जोड़ लिए गए, बोला भैया तुम फेल हो गए हो। अब होता है ना भैया, जब कोई इंसान फेल हो जाता है तभी तो किसी नए का जन्म होता है, सिंपल सा लॉजिक है ना। अब समझना, यहां से स्टोरी चेंज होती है। अब क्या हुआ, जब फाइनली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने माफी मांग ली, भैया हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमारी थ्योरी फॉलो हो रही है तो लगातार क्राइसिस बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। अब जाके पिक्चर में आते हैं जेएम किनीज, जिसके फोटो आप देखते हो ना, इमेज में आपके पास नहीं है। अब पिक्चर में आते हैं जेएम किनीज, कौन थे बताता हूं, समझना, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सर क्या बोला मैंने, सर लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ, ना ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, इवन फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, वर्ड यूज कर रहा हूं, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जेएम किनीज, जेएम किनीज। सर मतलब, आओ बताता हूं। अब यहां तक पिक्चर समझ में आया तुम लोगों को कि क्या इन इकोनॉमिक्स ने झेला, देख तो रहे थे आप, इन पिक्चर ने दिखाई दिया, क्या इन इकोनॉमिक्स ने रियल में झेला, समझ तो आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या हुआ बेटा, ये जब क्राइसिस चालू हुआ था, अब सुनना, जब ये क्राइसिस चालू हुआ था उस वक्त एक इंसान था, एक व्यक्ति था जो लगातार इस क्राइसिस को देख रहा था और इस क्राइसिस के दौरान जो भी पॉलिसीज वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को सजेस्ट कर रहे थे उन्हें देख रहा था, नोटिस कर रहा था, और वो साथ ही साथ में हर चीज चेक कर रहा था कि इकोनॉमी क्या झेल रही है। एंड फाइनली वो इंसान, उसने क्या किया, 1936, सुनना अब पिक्चर में ट्विस्ट आने वाला है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक रहना, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ कोई दिक्कत तो भेज देना बेटा, मुझे डाउट, ठीक है। अब सुनो, अब पिक्चर में एक नए इंसान का जन्म होता है, अब समझना। 1933 तक कहानी चलती रही और 2 साल निकल गए, 35, 34, 35 निकल गए, और 1936 के अंदर एक बुक आती है बेटा, क्या बोल रहा हूं, सुनना। इन 1936 में एक बुक पब्लिश की जाती है, इस बुक का नाम था बेटा द जनरल थ्योरी, सुनना ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी, बुक है बेटा, यू कैन चेक दैट। 1936 में एक बुक पब्लिश की जाती है, बुक पब्लिश करने वाला व्यक्ति का नाम था बेटा जेएम किनीज, क्या नाम था, बाय जेएम, शॉर्ट में बोलते हैं जेएम किनीज। आपके फर्स्ट चैप्टर में आप देख पाओगे इस पार्ट को। अब समझता, जानते हो बुक में क्यों इस बुक का नाम यहां पर आया, अब यहां तक सब पीछे समझ में आ गई ना कि क्या हो चुका था, क्या इकोनॉमी झेल रही थी। अब समझ में आएगा नया ट्विस्ट वाला पार्ट, समझना, और उसके बाद से यू विल स्टार्ट गेटिंग योर कंटेंट अगेन, डैम श्योर है मेरा, सुनना ध्यान से बात को। पहला वर्ड, 1936 में जेएम किनीज ने एक बुक लॉन्च की जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में क्या लिखा था किसी को पता है, कभी सोचा आप लोगों ने? हमारे पास में हम कंटेंट पढ़ लेते हैं, हमारी बुक का रीडिंग भी कर लेते हैं, बट कभी ये सोचा कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा जिसकी बुक की बात हमारे सिलेबस के अंदर आ रही है? सोचा कभी? सुनना ध्यान से बात को, सुनना ध्यान से बात को बेटा, इस बुक में लिखा हुआ था
रीजन बिहाइंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जो चीज डिफाइन करने में फेल हो गए थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो रीजन नहीं बता पाए कि क्राइसिस एक्चुअली हुआ क्यों, बस दवाइयां दिए जा रहे हैं। सिंपल सी बात, डॉक्टर जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई कि क्या हुआ, समझ रहे हो, बस दवाइयां बांटे जा रहा है, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। यह हाल था इकोनॉमी का उस टाइम पर। लेकिन उसके बाद फाइनली 1936 में एक बुक में उस क्राइसिस के पीछे का रीजन लिखा गया। जानते हो रीजन क्या था? इतना आसान रीजन था जो आपको भी क्लियर हो चुका होगा अब तक। क्या रीजन था? सुनना ध्यान से बात को। इस बुक के अंदर डिफाइन किया हुआ था बेटा, पहला वर्ड सुनना, मैं इसको लिखता हूं, मेंशन करता हूं, ठीक है, आप भी नोट करना। दिस बुक डिजाइन, इस बुक का पहला फंडामेंटल बेस था, क्या बेस था? दैट ऑल द फैक्टर्स, दैट ऑल द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। प्रोडक्शन, सुनना, फैक्टर्स कौन से? प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, all the factors, that is called production, employment, income and expenditure, income and कौन सा? and expenditure, ये चारों के चारों फैक्टर्स, ये चारों के चारों फैक्टर्स, चारों के चारों टर्म आर इंटर रिलेटेड। क्या बोला मैंने? आर इंटर रिलेटेड। मतलब समझो क्या बोला सर, ये सारों अलग नहीं है, ये सारों आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब ये बात तो अभी आपसे पूछ भी ली मैंने, दोबारा बताओ मुझे, जितना प्रोडक्शन उतना ही तो एम्प्लॉयमेंट होगा। अक्सर लोग बोलते हैं सर एक बात बताओ, सर्विस सेक्टर, भाई सर्विस सेक्टर भी तो किससे निकल के आया है? अगर सर्विस सेक्टर कहां से निकल के आया? प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या सर्विस किसकी करोगे आप लोग? सर्विस सेक्टर भी प्रोडक्शन सेक्टर की ही देन है, समझ ध्यान से बात को। तो पॉइंट क्या निकला? प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, ऑल आर क्या बोला? ऑल फैक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड। क्या? ऑल आर इंटर रिलेटेड, या आई कैन यूज द वर्ड इंटरकनेक्टेड। ये सारों के चारों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये बात बोली जेएम किनीज की इस बुक ने, जहां पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि भैया प्रोडक्शन ठीक करना है, लैंड, लेबर, कैपिटल चेंज कर दो। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों को फ्री में पैसा बांट दो। इंडिया में भी हुआ है, पता है ना क्या हुआ था? भाई काम नहीं है, दो होता ना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बांट दो, लोगों को पैसा बांटते रहो। ये क्या है? व्हाई? क्या वो प्रोडक्टिव पार्ट कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। तो वर्ड समझना, इन चारों को जहां पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट कर रहे थे, जेएम केनीज ने अपनी बुक में बोला इस चारों आपस में कनेक्टेड। तुम खुद चेक कर लो, हाँ है ना, रट्टा नहीं मारना। कंसेप्ट का मतलब है तुम समझो कि एक्चुअली है भी या नहीं है, चेक करना होता आप लोगों को हमेशा, समझना ध्यान से, चेक करना। जितना प्रोडक्शन होगा उतना एम्प्लॉयमेंट होगा, बोलो हाँ है ना? यस सर। जितना एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को काम मिलेगा, तभी तो कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। हाँ कमाएंगे। याद करो ना कोविड में, जब कोविड में प्रोडक्शन नहीं था तो मैक्सिमम लोगों के काम छूट गए थे घर पे, देखा था ना, काम ही नहीं था। जब काम नहीं था घर में पैसा था, सर पैसा भी नहीं था। जब पैसा नहीं था खर्चा कर पा रहे थे? नहीं कर पाते। और जब खर्चा नहीं होगा तो इकोनॉमी में डिमांड कहां से होगी? सोचो, जब खर्चा नहीं होगा तो डिमांड कहां से होगी? डिमांड नहीं होगी तो बताओ बेटे, जब डिमांड ही नहीं होगी तो क्या प्रोडक्शन किसी का करेगी इकोनॉमी? जब कोई डिमांड ही नहीं होगी तो खर्चा मतलब डिमांड, डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहां से होगा? इन शॉर्ट, ये पूरा चेन लगातार घूमता रहता है। इसी को, ये पूरा चेन लगातार घूमता रहता है। और ये जो चार वर्ड है ना, दिस फोर वर्ड्स विल बिकम ए कंटेंट फॉर योर सिलेबस, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। सी प्लस आई प्लस जी प्लस, समझते हो ना, वो प्लस एनएक्स, वो पार्ट पढ़ाऊंगा आपको बाद में, अभी समझना क्या बोल रहा हूं। तो पहला रीजन दिया, फाइनली जेएम किनीज की इस बुक ने रीजन दे दिया कि क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, पहला वजन। नंबर 2, और क्या बोला बताना मुझे, तुम सोच के याद करो, तुमने पढ़ा भी अपने पास में। सर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने लॉन्ग रन की बात की थी, शॉर्ट रन की बात की थी? सर लॉन्ग रन की बात की थी। वो तो कह रहे थे कि किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हो, लेकिन जेएम किनीज ने कहा ना 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 ना, बोला भैया सिंपल सी बात, जिस इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहा होता है वहां पर आप 5 साल 10 साल पुरानी बातें, आगे की बात नहीं करते हो, आप करंट ईयर की बात करते हो, आप एक साल की बात करते हो। आपको कुछ फैक्टर फिक्स, कुछ फैक्टर वेरिएबल रखने होते हैं। बोलो हाँ है ना? यस और नो, सोचो ध्यान से, हाँ है ना? तो वही बोला कि भैया गलती यहाँ नहीं, गलती यहाँ भी है। बोला लॉन्ग रन नहीं, शॉर्ट रन फॉलो किया जाएगा। मतलब इकोनॉमी अगर ऐसी कंडीशन झेल रही होती है तो वहां पॉलिसी लॉन्ग रन बेस पे नहीं बनती है,
और पॉलिसी शॉर्ट रन बेस पे बनती है। इंडिया में क्या होता है, दोनों बनती है। हर साल बजट बनता है 1 साल, और गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए, होता है ना। 5 ईयर प्लान इज डिफरेंट टर्म एंड 1 ईयर इज अ बजट प्लान, दोनों बनती है। तो यहां क्या बोला, ऐसी कंडीशंस के अंदर जब क्राइसिस वाली कंडीशन है, सब कुछ गिर रहा है भाई साहब, वहां पर आप लॉन्ग रन की बात नहीं कर सकते, आपको फॉलो करना होगा शॉर्ट रन एनालिसिस। दैट मींस क्या बोलते हो, याद है किसी को मीनिंग पता होगा, पढ़ा है सर हमने, रट्टा मार के पढ़ा, सीख के पढ़ो। शॉर्ट रन मतलब जहां कुछ फैक्टर क्या हो, सम फैक्टर्स आर फिक्स, सब आर फिक्स फैक्टर और सम आर वेरिएबल, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। सर ये तो हमने माइक्रो में सीखा था बेटा, कंसेप्ट तो यहीं से निकल के आया वो वाला। हाँ कौन से, सम आर वेरिएबल। जैसे बोलते हैं मेरे पास में लैंड एंड कैपिटल इज फिक्स फैक्टर और लेबर एंटरप्रेन्योर क्या है, वेरिएबल फैक्टर। तो वही बोला जेएम कीनीज ने, लॉन्ग रन फॉलो मत करो मेरे भाई और डूब जाओगे, बचना है तो शॉर्ट रन फॉलो करो। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 खत्म नहीं, और बात करता हूं। बताना बेटा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एक बात तो ये की लॉन्ग रन की, दूसरी बात क्या की थी, ओपन इकोनॉमी। क्या बात की थी, ओपन इकोनॉमी। बताओ क्या ओपन इकोनॉमी रिकमेंड किया जाएगा, सोच के देखो, कि जब देश में खुद की इकोनॉमी के अंदर कुछ नहीं बन रहा, लोग बेरोजगार बन रहे हैं। अब बताओ ना, सोचो कोविड वाले टाइम पीरियड पर, कोविड के टाइम पीरियड पर इंडियन गवर्नमेंट ये सोचती है काम करता है भैया, हम बाहर, हम ना अपने घर में खाने को नहीं है बट बाहर के लोगों को एक्सपोर्ट करेंगे बाकी देशों में, प्रेफरेबल था? नहीं सर, समझना वो गलती क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कर चुके थे। और आप सुनना क्या हुआ, वही यहां पर हुआ। जीएम कीनीज ने एक बात और क्या बोली, नंबर 1 देख रहे हो, सारे फैक्टर क्या है, इंटरकनेक्टेड है। नंबर 2 शॉर्ट रन लेके चलो। नंबर 3 बोला भैया क्लोज इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। हालांकि इस क्लोज इकोनॉमी में डिटेल कंटेंट आएगा हमारे पास में। क्लोज इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी को बोलते हैं, एन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, एन इकोनॉमी वी डू नॉट हैव, an economy which do not have any economic relation with rest of the world। एक इकोनॉमी जिसका अब्रॉड के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता। सर क्या इस कंसेप्ट में और भी कंटेंट आएगा, आएगा बेटा, अभी पढ़ाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा इस पार्ट के अंदर। अभी मैं आपको बता रहा हूं इंट्रो वाला पार्ट की मैक्रो कहां से स्टार्ट हुआ, समझना। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एन इकोनॉमी व्हिच डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां से एक इक्वेशन निकल के आती है। इस इक्वेशन का डिटेल चैप्टर है तुम्हारे पास में, कौन सा याद है, अग्रीगेट डिमांड। जब पढ़ाऊंगा ना एडी पढ़ाऊंगा, तो एडी चैप्टर आएगा वहां पे, अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई वाला। सुन लो, अभी याद नहीं करना, अभी सुन लो खाली, समझना नहीं है, ठीक है, समझाऊंगा। एडी में वहां पे लिखते हैं हम सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। दिमाग मत लगाओ, समझाऊंगा। सी क्या होता है, आई क्या होता है, जी क्या होता है, एनएक्स क्या होता है, इक्वेशन कैसे बनी, थ्योरी कैसे बनी, ग्राफ कैसे बनाएंगे, सब बताने वाला हूं, सब बताने वाला हूं। बट सुन लो, तो बताओ यहां पर कंजम्पशन, सी इज कॉल्ड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। तो अब बताओ जिस इकोनॉमी के अंदर क्राइसिस चल रहा है, क्या वहां पर आप उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सजेशन दोगे? खुद सोचो ना, दोगे नहीं दोगे, नहीं दोगे, नहीं दोगे ना। तो इसलिए ओपन इकोनॉमी इज नॉट प्रेफरेबल, द आंसर इज कौन सी प्रेफरेबल है, क्लोज इकोनॉमी विल बी प्रेफरेबल। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3, 3 बातें, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें। एक बात और भी थी, एएससी परफेक्टली क्लासिक को आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब सुनना ध्यान से बात को, ये 3 बातें चेक करो, क्या एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के एकदम अपोज में है? हाँ है ना, चेक करो। क्लोज का उल्टा ओपन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, इंटरकनेक्टेड नॉट कनेक्टेड, डिफरेंट वाला पार्ट। तो ये थी आपकी जेएम कीनीज की थ्योरी, उन्होंने अपनी बुक में लिखी, और फाइनली पूरे वर्ल्ड ने, दुनिया ने उनकी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ यही गलतियां तो हम कर रहे थे, यही गलतियां तो हम कर रहे थे। और फाइनली जेएम कीनीज की इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, और उन जेएम कीनीज को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया पता है? जेएम कीनीज की इस थ्योरी को, देखो थ्योरी है बेटा, रिसर्च ही तो है, देखो ध्यान से, इस थ्योरी को, इस कंप्लीट ओवरऑल थ्योरी को नाम दिया गया केंजियन थ्योरी। क्या नाम दिया गया? दिस कंप्लीट थ्योरी, जो आपके सामने भी मैंने हाईलाइट किया, दिस कंप्लीट थ्योरी इज टर्म्ड एज, इसको नाम दिया गया केंजियन थ्योरी। तो आज के बाद याद रखना, एक क्वेश्चन इवन आपके ग्रेजुएशन लेवल तक आता है, ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल तक आता है, वहां जो इकोनॉमिक्स आती है वहां पर एक थ्योरी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास में, कि केंजियन थ्योरी क्या होती है। कीनीज ने अपने, कीनीज से बना केंजियन, कीनीज के नाम से क्या बना, द केंजियन थ्योरी। तो केंजियन थ्योरी आपके पास में किसने दी, क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताओगे, रट्टा मारोगे? सोचो, केंजियन थ्योरी किसने दी? जेएम कीनीज ने दी सर। कब दी? 1936 में दी सर।
बुक लिखी थी, याद आ गया? क्या कहती थ्योरी? थ्योरी में क्या क्या लिखा है वो बता पाओगे? हाँ या ना? टेल मी, बताओ, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? इफ समबडी आस्क डिफाइन द टर्म केंजिन थ्योरी, who provide this theory, who propounded this theory, can you please answer it? हाँ या ना? Yes, we can answer. पहली बात, इसीलिए बेटा, इसीलिए सर अब बताओ क्या जेएम कीनीज को नाम दिया जाना द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स? आई एम नॉट सेइंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखना, वो उन्होंने एडम स्मिथ ने दिया था, इन 1776 में दिया था. रिमेंबर हु द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ. इन 1776 द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट. ये कौन थे? जेएम कीनीज थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ब्रिटेन के थे. रिमेंबर, तो क्या नाम मिला इनको? नाम दिया गया बेटा, नोट कर लो, द फादर ऑफ क्या बोलूंगा? मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स. मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैंने आप लोगों से आज ये बात नहीं की है बेटा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. मैंने पहले ये बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीछे चलते हैं. पहले मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री बताई है अभी, जिससे आपके पास हर एक टॉपिक दिख रहा है, शॉर्ट टर्म, क्लोज, ये सारा कंटेंट आपकी कंप्लीट सिलेबस में आने वाला है. अब यहीं से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स चालू होगा. दैट मींस इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट दिस फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट से स्टार्ट कर दूंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, कैसे पढ़ना होता है, और नेशनल इनकम वाला कंटेंट, गवर्नमेंट बजट की बातें, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मनी एंड बैंकिंग, ये सारे के सारे चैप्टर ये इसी थ्योरी पर बेस्ड हैं, इसी थ्योरी से कनेक्टेड हैं. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन के अंदर. थैंक यू वेरी मच. तब तक के लिए याद रखना, जेएम कीनीज की थ्योरी के नोट्स आप प्रॉपर बना चुके होंगे, एक सीक्वेंस में अपने नोट रेडी कर लो. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय, टेक केयर, सी यू, बाय. ऐसे मैं बाय ऐसे नहीं करता, कैसे करता हूँ पता है? अब तुम तो ऐसे बाय करूंगा, गाना गाओ और जाओ, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन. बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय, सी यू. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार. मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड. मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं. हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन. हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए. मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया. Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो. Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ. आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें. थैंक यू बच्चों.